हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज मैं ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, ऐसे कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने मेंटेनेंस के केस में बहुत ही रिलीफ आपको मिलेगा और आपका मेंटेनेंस जो है कम से कम कोर्ट जो बांधेगी आपके स्पाउस के लिए। तो जनरली होता क्या है कि मेंटेनेंस के केस में जब भी मैट्रिमोनियल कोई केस जाता है तो तुरंत वाइफ के साइड से मेंटेनेंस का केस पड़ जाता है, चाहे वो हो सेक्शन 125 में, 24 सेक्शन में या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर में मेंटेनेंस का केस जरूर पड़ता है किसी भी सूरत में। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे मिस्टेक्स हम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे अगेंस्ट वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ टिप्स बताने वाला हूं, तो आप बने रहिए लास्ट तक बिकॉज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज हम डेली आपके लिए कुछ नए अपडेट्स, नए जजमेंट्स या कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही आपके ऊपर कोई भी मेंटेनेंस का केस होता है तो आप एक एडवोकेट हायर करते हैं। एडवोकेट एंगेज करने के बाद आप जो वकील साहब हैं उनको बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है और आप इसमें रिटन स्टेटमेंट रिप्लाई प्रिपेयर कर दीजिए। तो देखिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास आता है पिटीशन वाइफ का, उसको 1 बाय 1 सारे जितने भी पैराग्राफ्स है सबको पढ़ना है और पैरा वाइज आपको रिप्लाई बनाना है। एक एक जो पैरा है उसका एक रिप्लाई बनाना है बिकॉज आपका केस है, आप अपने केस को सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके ऊपर क्या हुआ, आपके मैट्रिमोनियल लाइफ में क्या हुआ, तो आप एक एक रिप्लाई बनाए और रिप्लाई बना के फिर अपने वकील साहब को दे। देन आपके एडवोकेट जो है वो एक बेटर पोजीशन में होंगे आपके रिप्लाई बनाने के लिए, एक बेटर वर्जन बना के रेडी करके रिप्लाई फाइल कर सकते हैं बिकॉज ये सिर्फ आपका रिप्लाई नहीं होता, ये एक पूरा केस होता है। जब जैसे केस आगे बढ़ता है, कुछ भी अगर जज साहब को पूछना है या फिर अगर आप कुछ जज साहब को बता रहे हैं तो जज साहब सीधे पूछ लेते हैं कि भाई ये आपने रिप्लाई में बात लिखा है क्या जो आप बोल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आप रिप्लाई बनाए 1 बाय 1 पैरा वाइज रिप्लाई बनाए, देन अपने वकील साहब को दे और उसके अकॉर्डिंग एक बेटर वर्जन प्रिपेयर हो सकता है बिकॉज ये पूरा का पूरा एक केस होता है। और देन बात आती है मेंटेनेंस केस में, अगर वाइफ ने किधर और फाइल किया हो तो जनरली क्या होता है कि जो हस्बैंड होते हैं वो डेट पे नहीं जाना चाहते या नहीं जाते। तो देखिए ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है बिकॉज इससे आपका जो इमेज है कोर्ट के सामने ख़राब हो जाता है और कई बार कोर्ट क्या करती है कि पेनल्टी भी लगा देती है, तो वो ऑर्डर में रिफ्लेक्ट करता है और जब ऑर्डर में रिफ्लेक्ट करेगा तो आपके ये लास्ट फाइनल जजमेंट पे ऑर्डर में भी ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो बहुत सारे उसके लीगल वेज है, आप अपने वकील साहब से बात कर सकते हैं। वकील साहब उसके लिए लीगल वेज बता सकते हैं, वो यूज़ करें। आप ऐसे ही जस्ट अपने मन से घर पे बैठ नहीं जाए, अपने केस में अपीयर हो, नहीं तो आपके केस में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट आता है कि जब एफिडेविट आप देते हैं तो एफिडेविट में ये देखें कि लड़की का सैलरी स्लिप अगर आपके पास है, ऐसा कुछ अगर आपके पास है सैलरी स्लिप जिससे ये मालूम चले कि लड़की का जो वाइफ है उसकी सैलरी ज़्यादा है, सैलरी अच्छा अर्न कर रही है, या फिर कोई अडल्ट्री से रिलेटेड प्रूफ है, या फिर वो अपनी मर्जी से गई है, ऐसा कुछ आप प्रूफ कर सकते हैं बिकॉज आप भी जानते हैं कि अगर वाइफ अपनी मर्जी से गई है तो मेंटेनेंस उसे कोर्ट नहीं दे सकता। तो ये सारी चीज़ से रिलेटेड अगर आपके पास प्रूफ है तो आप अपने एफिडेविट में उसके साथ सबमिट करें कोर्ट में और कोर्ट को दें। देखिए कई बार ये होता है कि जब आप एफिडेविट देते हैं, इनकम एफिडेविट जब आप भरते हैं, आप भर के देते हैं, तो क्या होता है कि आप अपना खर्चा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा खर्चा बढ़ा के लिखेंगे, सपोज़ अगर आपने ये दिखाया कि मेरी सैलरी 50,000 है और 50,000 में से मेरा 30,000 स्पेंड हो जा रहा है, खर्चा हो जा रहा है, तो कोर्ट में प्रॉब्लम ये होगा कि जो अपोजिट काउंसिल है, जो अपोजिट पार्टी के काउंसिल है, वो ये बात उठाते हैं कि देखिए जनाब, अगर ये एक अकेले पर्सन को 30,000 लगता है तो जो वाइफ है उसको कितना लगेगा, वो उसके पास बच्चा भी है, वाइफ है, तो उसके ऊपर कितना खर्चा होना चाहिए। तो ये अगेन आपके लिए बैकफायर कर सकता है। जब इंटरिम मेंटेनेंस की बात होती है, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मेंटेनेंस के केस में एक इंटरिम मेंटेनेंस का भी एप्लीकेशन लगाया जाता है जो कि फाइनल केस डिसाइड होने से पहले कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस चालू कर देती है। तो वो इंटरिम मेंटेनेंस का जब आर्गूमेंट होता है तो उस टाइम पे भी आपको कोर्ट में जाना चाहिए। आप सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वकील साहब देख लेंगे, ठीक है, आई नो वकील साहब आपके देख लेंगे, बट ये होता है कि जब आप
उस टाइम पे प्रेजेंट होते हो तो कोर्ट के सामने कुछ भी ऐसा पॉइंट है, कुछ भी ऐसा बात है तो आप खुद रख सकते हो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम अपने एडवोकेट को नहीं बताते हैं या फिर नहीं बता पाते हैं, लेकिन हमें मालूम होता है, हम बेटर पोजीशन में होते हैं वो चीज़ें कोर्ट में देन एंड देयर बताने के लिए। फिर नेक्स्ट ये होता है कि जब जैसे कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास हो गया, तो आप अगर डीवी का है, अगर डीवी का मेंटेनेंस पास हुआ है आपके अगेंस्ट में ट्रायल कोर्ट से, तो आप उसको सेशन में जाना पड़ेगा, और अगर फैमिली कोर्ट से पास हुआ है 125 के अंडर में, तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा अपील में। तो आप करते क्या है कि आप डिले करते, चलो ठीक है इस महीने अगले महीने, ऐसे आप ज़्यादा टाइम ख़राब कर देते हैं, आप नहीं जाते हैं। तो होता ये है कि कोर्ट, हाई कोर्ट देखता है भाई कि अरे ये तो बहुत डिले हुआ, तो डिसमिस कर देता है, आपका अपील अलाउ नहीं करता है, वो आपका अपील सुनता भी नहीं है और केस को रिजेक्ट कर देता है। तो आपको डिले नहीं करना है, जैसे ही अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो जाए तो आपको तुरंत हाई कोर्ट में जाना है, या फिर अगर डीवी का है तो तुरंत सेशन कोर्ट में जाके आपको अपील में जाना है। देखिए, जब एफिडेविट आप रजनीश और नेहा के बिहाफ पे देते हैं, जो नेहा का जजमेंट है उसके अंडर में अगर आप इनकम एफिडेविट आप फिलअप करके देते हैं कोर्ट में, तो उसको कोई बात छुपाया नहीं, क्लियरली बोले, बिकॉज उसमें क्लियर सब कुछ मेंशन करे, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं, कोई छुपाया नहीं, कोई झूठ नहीं बोले। बिकॉज जो अपोजिट पार्टी का काउंसिल होता है वो थरली पूरा अच्छे से चेक करते हैं, एक एक पॉइंट चेक, वाइफ भी चेक करती है, उनके काउंसिल भी चेक करते हैं। अगर कुछ भी आपने गलत लिखा है, झूठ लिखा है, तो वो पर्जरी हो जाता है और तुरंत आप पे एक्शन कोर्ट ले सकती है, बिकॉज मेल को मैट्रिमोनियल केसेस में तुरंत कोर्ट एक्शन ले लेती है उसके अगेंस्ट। तो आपको कुछ भी ऐसा झूठ नहीं लिखना है। और देखिए, जब भी मेंटेनेंस केस फाइल होता है तो आप भी जानते हैं कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट था उसके अकॉर्डिंग दोनों पार्टीज़ को इनकम एंड एसेट्स एफिडेविट का एक एफिडेविट भर के देना होता है। तो आप करें क्या कि सबसे पहले आप ये कोर्ट को बोलें कि वाइफ जो पिटिशनर है उसको पहले फ़ाइल करना होता है, तो वो पहले फ़ाइल करे अपना एफिडेविट। बिकॉज होता क्या है कि वाइफ फाइल नहीं करना चाहती, या फिर किसी भी रीज़न से वो डिले करना चाहती है कि भाई मैं नहीं फाइल करूँ, या फिर मेरे को देना ही नहीं पड़े, उसके पहले हस्बैंड दे दे और इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड हो जाए। तो आपको कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करना है कि पहले वाइफ अपना एफिडेविट दे, बिकॉज वो पिटिशनर है इस केस में। तो ये सारी चीज़ें जो आपको अपने मेंटेनेंस के केस में ध्यान रखना है कि आप अगर मेंटेनेंस का केस फेस करें तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से करें, सो दैट आपके मेंटेनेंस के केस में हेल्प मिले आपको, और कम से कम मेंटेनेंस आपको कोर्ट बांधे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।